रूढ़ियों के साये में दीपों की टेढ़ी मेढ़ी कतारों के कुछ दीप अपनी यात्रा समाप्त कर अंधकार के सागर में विलीन हो चुके थे, तो कुछ उजाले और अंधेरे के बीच की दूरी में टिमटिमा रहे थे। गली का शोर अब कभी कभार के फटाकों के शोर में बदल चुका था। दिव्या ने छत की मुंडेर से नीचे आंगन में झांका, जहां माँ को घेर पड़ोस की औरतें इकट्ठी थी। वह जानबूझकर वहां से हट आई थी। महिलाओं का उसे देखते ही फुसफुसाना, सहानुभूति से देखना, होठों की मंद स्मिति दिव्या अपने अंतर में कहाँ तक झेलती। कहीं बात चली क्या बिटिया को बूढ़ी करने का इरादा है। वाक्य तो अब बासी भात से लगने लगे हैं, जिनमें न कोई स्वाद रहता है न नयापन। हाँ, जबान पर रखने की कड़वाहट अवश्य बरकरार है। काफी देर हो गई तो दिव्या नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों पर ही रंभा मिल गई। बड़े बड़े फूल की साड़ी, कटी बाहों का ब्लाउज और जूड़े से झूलती वेड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। रंभा कैसी लग रही हूँ दीदी मैं? रंभा ने उसके गले में बाहें डालते हुए पूछा तो दिव्या मुस्कुरा उठी। यही कह सकती हूँ कि चांद में तो दाग है, पर मेरी रंभा में कोई दाग नहीं है, दिव्या ने प्यार से कहा तो रंभा खिलखिला कर हंस दी। चलो ना दीदी, रोशनी देखने। पगली, वहाँ दीप बुझने भी लगे। तू अब जा रही है, क्या करती दीदी? मोहल्ले की डाकिया रमा चाची जो आ गई थी। तुम तो जानती हो अपने शब्द बाणों से वे माँ को कितना छलनी करती हैं। वहाँ मेरा रहना जरूरी था ना। दिव्या की आंखें छलछला आई। रंभा को जाने का संकेत करती वह अपने कमरे में चली आई। बत्ती बुझाने के पूर्व उसकी दृष्टि सामने शीशे पर चली गई, जहां उसका प्रतिबिंब किसी शांत सागर की याद दिला रहा था। लंबे छरहरे शरीर पर सौम्यता की पहनी गई सादी सी साड़ी, लंबे बालों का ढीला ढाला जूड़ा, तारे सी नन्ही बिंदी। क्या उसका रूप किसी पुरुष को रिझाने में समर्थ नहीं है? पर बिस्तर पर लेटते ही दिव्या के मन के सारे तार झंझना उठे। 30 वर्षों तक उम्र की डगर पर घिसट कर बिताने वाली दिव्या का हृदय हाहाकार कर उठा। दीपावली का पर्व सतरंगे इंद्रधनुषी में पिरोने वाली दिव्या के लिए अब न किसी पर्व का महत्व था, न उमंग थी। रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने का प्रतिदान वह आज तक झेल रही है। रूप, यौवन और विद्या, इन तीनों गुणों से संपन्न दिव्या अब तक कुंवारी थी। कारण था जन्म कुंडली का मिलान। तकिए का कोना भींगा महसूस कर दिव्या का हाथ अनायास ही उस स्थान को टटोलने लगा जहां उसके बिंदु आपस में मिलकर अतीत और वर्तमान की झांकी प्रस्तुत कर रहे थे। अभी तक सप्ताह पूर्व की ही तो बात है। बैठक से गुजरते हुए हिले पर्दे से उसने अंदर देख लिया था। पंडित जी की आवाज ने उसे अंदर झांकने पर मजबूर किया। आज किसका भाग्य विचारा जा रहा है? पंडित जी हाथ में पत्रा खोले उंगलियों पर कुछ जोड़ रहे थे। कमरे तक आते हुए दिव्या ने हिसाब लगाया। 7 वर्ष से उसके भाग्य की गणना की जा रही है। खिड़की से आती धूप की मोटी तह उसके बिस्तर पर साधिकार पसरी हुई थी। दिव्या ने क्षुब्ध होकर खिड़की बंद कर दी।
दीदी, बाहर से रंभा ने आते ही उसके गले में बाहें डाल दी। बाहर क्या हो रहा है? संभलते हुए दिव्या ने पूछा था। वहीं गुड़ों के मिलान पर तुम्हारा दूल्हा तोला जा रहा है, रंभा ने व्यंग से उत्तर दिया। दीदी, मेरी समझ में नहीं आता, तुम आखिर मौन क्यों हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं रंभा? यही कि यह ढकोसले बंद करो। 7 वर्षों से तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम शांत हो। आखिर ये गुड़ मिलकर क्या कर लेंगे? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते अम्मा बाबूजी ने छोड़ दिए इस कुंडली के चक्कर में, और वह इंजीनियर जिसके घर वालों ने बिना दहेज के सिर्फ तुम्हें मांगा था। चुप कर रंभा, अम्मा सुनेगी तो क्या कहेंगी? सच बोलने से मैं नहीं डरती। समय आने दो, फिर पता चलेगा कि इनकी रूढ़िवादी ने इन्हें क्या दिया। रंभा के चलते वाक्य ने दिव्या को चौंका दिया। जिद्दी एवं दबंग लड़की, जाने कब क्या कर बैठे। यो तो उसका नाम रंभा था, पर रूप में दिव्या ही रंभा सी प्रतीत होती थी। माँ से किसी ने एक बार कहा भी था, बहन आपने नाम रखने में गलती कर दी। रंभा सी तो आपकी बड़ी बेटी हैं, इसे तो कोई भाग्य वाला मांग कर ले जाएगा। तब माँ चुपके से उसके कान के पीछे काला टीका लगा जाती। कान के पीछे लगा काला दाग कब मस्तक तक फैल आया, स्वयं दिव्या भी नहीं जान पाई। B.Ed करते ही एक इंटर कॉलेज में दिव्या की नौकरी लग गई थी। शुरू हुआ सिलसिला ब्याह का। तब पंडित जी ने कुंडली देखकर बताया कि वह मंगली है। उसका ब्याह किसी मंगली युवक से ही हो सकता है, अन्यथा दोनों में से कोई एक शीघ्र काल कवलित हो जाएगा। पहले तो उसने इसे बड़े हल्के फुल्के ढंग से लिया। जब भी कोई नया रिश्ता आता उसके गाल सुर्ख हो जाते, दिल मीठी लय पर धड़कने लगता। पर जब कई रिश्ते कुंडली के चक्कर में लौटने लगे तो वह चौंक पड़ी। कई रिश्ते तो बिना दान दहेज के भी आए, पर अम्मा बाबूजी ने बिना कुंडली का मिलान किए शादी करने से मना कर दिया। धीरे धीरे समय सरकता गया और घर में शादी का प्रसंग शाम की चाय या साधारण बैठक की तरह हो गया। 1-2 जगह कुंडली मिली भी तो कहीं लड़का विधुर था, कहीं परिवार अच्छा नहीं था। आज घर में पंडित जी की उपस्थिति बता रही थी कि घर में फिर कोई ताम झाम होने वाला है। वही हुआ। रात्रि के भोजन पर अम्मा बाबूजी की वही पुरानी बात छिड़ गई। मैं कहती हूँ 21 गुड़ कोई मायने नहीं रखते, 26 से कम गुड़ पर मैं शादी नहीं होने दूंगी। पर दिव्या की माँ इतनी देर हो चुकी है। दिव्या की उम्र बीती जा रही है। कल को रिश्ते मिलने भी बंद हो जाएंगे। फिर पंडित जी का कहना है कि यह विवाह हो सकता है। कहने दो उन्हें। एक तो लड़का विदुर, दूसरे 21 गुड़ मिलते हैं। तभी वे रुक गई। रंभा ने पानी का गिलास जोर से पटका था। सिर्फ विधुर हैं, उससे पूछो बच्चे कितने हैं। ब्याह दीदी का उसी से करना, गुड़ मिलना जरूरी है। लेकिन रंभा का एक एक शब्द उमंगों के तर्कस से छोड़ा हुआ बाण था, जो सीधे दिव्या ने अपने अंदर उतरता महसूस किया। क्या कहती है रंभा? मैं क्या तुम लोगों की दुश्मन हूँ? हम तुम्हारे ही भले की सोचते हैं कि कल को कोई परेशानी ना हो, उसी से इतनी मिलान कराते हैं।
माँ की झल्लाहट स्वर में स्पष्ट झलक रही थी। और यदि कुंडली मिलने के बाद भी जोड़ा सुखी न रहा या कोई मर गया तो क्या तुम्हारे पंडित जी फिर से उसे जिंदा कर देंगे? रंभा ने चीढ़कर कहा। अरे कीड़े पड़े तेरी जबान में, शुभ बोल। शुभ तेरे बाबूजी से मेरे सिर्फ 19 गुण मिले थे। आज तक हम दोनों विचारों में पूरा पश्चिम की तरह हैं। अम्मा बाबूजी से बहस व्यर्थ जान रंभा उठ गई। दिव्या तो जाने कब की उठकर अपने कमरे में चली गई थी। 2-4 दिन तक घर में विवाह का प्रसंग सुनाई देता रहा, फिर बंद हो गया। फिर किसी नए रिश्ते की बाट जोहना शुरू हो गया। दिव्या का खामोश मन कभी कभी विद्रोह करने को उकसाता, पर संकोची संस्कार उसे रोक देते। स्वयं को उसने माँ बाप एवं परिस्थितियों के अधीन कर दिया था। रंभा के विचार सर्वथा भिन्न थे। उसने BA किया था और बैंक की प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही थी। अम्मा बाबूजी के अंधविश्वासी विचारों पर उसे कुंदन होती। दीदी का तिल तिला जलता यौवन उसे उस गुलाब की याद दिलाता जिसकी एक एक पंखड़ी को धीरे धीरे समय की आंधी अपने हाथों तोड़ रही हो। आज दिवाली की ढलती रात अपने अंतर में कुछ रहस्य छिपाए हुए थी। तभी तो बुझते दीपों के साथ लगी उसकी आंख सुबह के हल्के शोर से टूट गई। धूप काफी निकल आई थी। रंभा उत्तेजित स्वरों में उसे जगा रही थी। दीदी दीदी उठो ना, देखो तो भला नीचे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? नीचे कोई आए हैं क्या? हाँ दीदी, अनिल और उसके घर वाले। अनिल वही तो नहीं जो तुम्हारा मित्र है और जो मुशीफ की परीक्षा में बैठा था। दिव्या उठ बैठी। हाँ दीदी, वही। अनिल की नियुक्ति शाहजहांपुर में ही हो गई है। दीदी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोचा था शादी की बात घर में चलाएंगे, पर कल रात अचानक अनिल के घर वालों ने अनिल के लिए लड़की देखने की बात की। तब अनिल ने उन्हें मेरे बारे में बताया। फिर दिव्या घबरा उठी। फिर क्या? उन लोगों ने तो मुझे देखा था। वह अनिल पर इस कारण नाराज हुए कि उसने उन्हें इस विषय में पहले ही क्यों नहीं बता दिया। वे और कहीं बात ही न चलाते। वे तो रात में ही बात करने आ रहे थे, पर ज्यादा देर हो जाने से नहीं आए। आज अभी आए हैं। और माँ बाबूजी वे क्या कह रहे हैं? दिव्या समझ रही थी कि रंभा का रिश्ता भी यो आसानी से तय होने वाला नहीं है। पता नहीं उन्हें बिठाकर मैं पहले तुम्हें ही उठाने आ गई। दीदी, तुम उठो ना, पता नहीं अम्मा उनसे क्या कह दे। दिव्या नीचे पहुंची तो उसकी नजर दूरदर्शन से युवक अनिल पर पड़ी। रंभा की पसंद की प्रशंसा उसने मन ही मन की। अनिल की बगल में उसकी माँ और बहन बैठी थी। सामने एक वृद्ध थे, संभवतः अनिल के पिताजी। उसने सुना माँ कह रही थी, यह कैसे हो सकता है बहन जी, आप वैश्य, हम बंगाली ब्राह्मण, रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। कुंडली तो बाद की चीज है, पर बहन जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करती हैं। हमें भी रंभा पसंद है, अच्छी लड़की है। फिर समस्या क्या है? यह वृद्ध सज्जन का स्वर था। समस्या यही है कि हम दूसरी जाति में लड़की नहीं दे सकते। माँ के सपाट स्वर पर मेहमानों का चेहरा सफेद हो गया। अपमान एवं विषाद की रेखाएं उनके अस्तित्व को कुरेदने लगी।
अनिल की नजर उठी तो दिव्या की शांत सागर सी आंखों में उलझ गई। घने खुले बाल, शादी सी धोती और शरीर पर स्वाभिमान की तनी हुई कमान। वह कुछ बोलता, इससे पूर्व ही दिव्या की अपरिचित ध्वनि गूंजी, यह शादी अवश्य होगी माँ। अनिल रंभा के लिए सर्वथा उपयुक्त वर हैं। ऐसे घर में जाकर रंभा सुखी रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं जाति एवं कुंडली के चक्कर में रंभा का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगी। दिव्या, यह तू बोल रही है? पिता का स्वर आश्चर्य से भरा था। बाबूजी, जो कुछ होता रहा मैं शांत हो देखती रही, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। जो करते अच्छा करते, परंतु 7 वर्षों में मैंने देख लिया कि अविश्वास का अंधेरा इस घर को पूरी तरह समेटे ले रहा है। रंभा मेरी छोटी बहन है, उसे मुझसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं, जैसे मुझे आपसे थी। मैं उसकी अपेक्षा को टूटने नहीं दूंगी। यह शादी होगी और जरूर होगी। फिर वह अनिल की माँ की तरफ मुड़कर बोली, आप विवाह की तिथि निकलवा ले। रंभा आपकी हुई। अब आगे किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ, पर रंभा सोच रही थी, दीदी नारी का वास्तविक प्रतिबिंब है, जो स्वयं पर हुए अन्याय को तो झेल लेती हैं, पर जब चोट उसके वात्सल्य पर या अपनों पर होती है तो वह इसे सहन नहीं कर पाती। इसी कारण तो ढेरों विवाद और तूफान को अंतर में समेटे सागर सी शांत दिव्या आज ज्वार भाटा बनकर उमड़ आई है।